चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद दिलचस्प सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए एक बहुत बड़े सत्ता परिवर्तन और उसके व्यापक प्रभावों का दावा करता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये डिकोड करेंगे कि इस सोर्स ने बंगाल के इस राजनीतिक बदलाव और इसके दूरगामी परिणामों को किस तरह पेश किया है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम लीडरशिप ट्रांजिशन से शुरू करेंगे, फिर शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे, उसके बाद वैचारिक प्रतिक्रियाएं, राज्यपाल का संवैधानिक हस्तक्षेप और अंत में पुलिस महकमे में हुए उस बड़े बदलाव को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, नेतृत्व परिवर्तन। आगे हम जो भी दावे देखने वाले हैं वो सीधे इसी सोर्स मटेरियल से लिए गए हैं जो हाल ही में हुई एक विधायक दल की बैठक पर काफी मुखर राय रखता है। सोर्स के मुताबिक केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह ने यह ऐलान किया, मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स इसी एक घोषणा को वो सबसे बड़ा ट्रिगर मानता है जिसने आगे चलकर बंगाल में सब कुछ बदल कर रख दिया। सत्ता के हस्तांतरण को लेकर सोर्स ने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश की हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की नए नेता और सोर्स के अनुसार भावी मुख्यमंत्री के रूप में जीत वाली छवि है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा निशाना साधा गया है। सोर्स का दावा है कि चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चीफ मिनिस्टर का टैग गलत तरीके से बरकरार रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर के मील के पत्थर। आखिर वो क्या बैकग्राउंड है जिसने उन्हें इस टॉप पोजीशन तक पहुंचाया? सोर्स बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि वो रातों रात बने नेता नहीं है। ये पूरे 30 साल के जमीनी संघर्ष की कहानी है। 1989 में कांग्रेस की छात्र विंग से शुरुआत, 1995 में पार्षद का चुनाव जीतना, 98 में टीएमसी से जुड़ना और फिर 2007 के उस ऐतिहासिक नंदीग्राम आंदोलन का मुख्य चेहरा बनना। इसके बाद 2020 में बीजेपी में एंट्री और 2021 में खुद ममता बनर्जी को हराना। सच में ये एक लगातार ऊपर चढ़ता ग्राफ है। उनके इस सफर में कुछ व्यक्तिगत बातें भी जुड़ती हैं, जैसे वो दिग्गज नेता शिशिर अधिकारी के बेटे हैं और टीएमसी सरकार में ट्रांसपोर्ट और सिंचाई जैसे भारी भरकम विभाग संभाल चुके हैं। लेकिन सोर्स जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है वो है उनका आजीवन अविवाहित रहने का फैसला। सोर्स इसे बंगाल और जनसेवा के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वैचारिक और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं। इस नई लीडरशिप के आने से वैचारिक स्तर पर क्या बदलाव हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। सोर्स ने शुभेंदु अधिकारी के एक बयान का हवाला दिया है, मैं नंदीग्राम का हिंदू हूं, मेरा मार्ग ठीक है। सोर्स का दावा है कि ये बयान पुरानी सरकार के काम करने के तरीके से एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। सोर्स के मुताबिक अधिकारी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सीधे तौर पर हिंदू फर्स्ट के एजेंडे पर चलते हैं और अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। अब देखने वाली बात यह है कि ये नई वैचारिक दिशा जमीन पर कैसे काम कर रही है। सोर्स बहुत ही मुखर अंदाज में दावा करता है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में एक योगी मॉडल लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका ये सख्त और बिल्कुल भी समझौता न करने वाला रवैया राज्य के राजनीतिक अपराधियों में गहरी दहशत पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर ये कानून व्यवस्था की रणनीति में एक कट्टर बदलाव का संकेत है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, राज्यपाल का संवैधानिक हस्तक्षेप। सत्ता का ये पूरा बदलाव इतना आसान नहीं था। चुनाव के बाद जो माहौल बना उसमें राज्य ने कुछ अभूतपूर्व संस्थागत कदम देखे। तो सवाल ये उठता है कि इस भारी राजनीतिक गतिरोध के बीच राज्यपाल ने क्या किया? यहीं पर एंट्री होती है संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b की। ये वो विशिष्ट कानूनी हथियार है जिसका इस्तेमाल सोर्स के अनुसार राज्यपाल ने इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए किया। ये अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का सीधा अधिकार देता है और इसी का इस्तेमाल करके राज्य में नई व्यवस्था के लिए रास्ता बनाया गया। अब विधानसभा भंग करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। सोर्स इस असाधारण कदम को यह कहकर सही ठहराता है कि चुनाव हारने के बाद कथित तौर पर ममता बनर्जी ने शालीनता से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। अगर हम इसे निष्पक्ष होकर देखें तो ये राज्य के शीर्ष नेतृत्व पर एक बहुत गंभीर आरोप है जो सत्ता के लिए मची भीषण खींचतान को साफ साफ दिखाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, संस्थागत पुलिस पिवट। राजनीतिक सत्ता बदलते ही राज्य के संस्थान कितनी तेजी से रंग बदलते हैं ये वाकई हैरान करने वाला है। डिजिटल युग में वफादारी बदलने का ये डेटा पॉइंट देखिए। पहला कदम, कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर तुरंत ममता बनर्जी को अनफॉलो कर दिया। दूसरा कदम, रातों रात पुलिस के आधिकारिक अकाउंट्स ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को फॉलो करना शुरू कर दिया। और तीसरा कदम, तेजी से कार्रवाई करते हुए टीएमसी के सहयोगियों को धड़ाधड़ कानूनी टेकडाउन नोटिस जारी किए गए। संस्थागत प्रतिक्रिया की ये स्पीड वाकई अभूतपूर्व है।
इस नई पुलिस शक्ति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण सोर्स ने दिया है। टीएमसी सांसद और पत्रकार सागरिका घोष को एक कानूनी टेकडाउन नोटिस भेजा गया। आरोप था कि उन्होंने ऑनलाइन हिंसा भड़काने वाला वीडियो शेयर किया है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स आक्रामक सेंसरशिप के इस कदम की जमकर तारीफ करता है और इसे बंगाल में एक भयमुक्त समाज बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम बताता है। तो अंत में सवाल यह है, क्या ये तेजी से हो रहे संस्थागत और लीडरशिप लेवल के बदलाव बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देंगे? सत्ता के इस बड़े शिफ्ट, पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव और एक नए नेतृत्व के उभरने की इस पूरी कहानी को समझने के बाद ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इन घटनाओं का लोकतांत्रिक ढांचे पर आगे क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।